हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर संख्या 5, जिनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, यानी कि हम लोग इन्हें अगे के नाम से जानते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत या हिंदी विषय में। ठीक है, इन्होंने यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में एक निबंध लिखा है जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। तो इस चैप्टर के बारे में, इस निबंध के बारे में हम लोग सारांश के रूप में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम लोग प्यारे बच्चों अगे जी, अर्थात जिनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे, अर्थात पढ़ेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों सेशन से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे एग्जाम से संबंधित यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना भी, और आएंगे भी, संभावना नहीं 101% आएंगे भी। क्यों? क्योंकि 5 चैप्टर है, 5 में 2 डिलीट कर दिए गए चैप्टर, यानी सिलेबस से डिलीट यानी कि उनको हटा दिए गए। बच्चे 3 चैप्टरों में से ही पूछा जाएगा कृतिका भाग 2 से। तो आ जाइए सभी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जीवन परिचय के बारे में बात करें अगे जी के, तो अगे जी का जन्म होता है प्यारे बच्चों 1911 ईस्वी में, और मृत्यु की बात करें हम लोग 1987 ईस्वी 1987 में इनकी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, मृत्यु हो जाती है। ये BSc थे इन्होंने बाद में, और इन्होंने बम बनाने का कार्य भी किया, जिसके कारण से इन्होंने बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, और इन्होंने बहुत ही यानी कि विदेशों के, यानी कि भारत देश की तो यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, और विदेशों में भी यात्रा करते हैं। यायावरी प्रवृत्ति के कवि माने जाते हैं ये। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी मैंने चर्चा की थी कि अगे जी का जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म होता है 1911 ईस्वी में। कहाँ होता है? कुशीनगर या कसिया नगर में। कहाँ होता है? देवरिया जिला के कसिया या कुशीनगर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, हाँ, देवरिया जिला कुशीनगर। और मृत्यु की बात करें तो प्यारे बच्चों 1987 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना है, 1911 ईस्वी में जन्म, देवरिया जिला कसिया, या काफ़ी बार कुशिया भी आ जाता है, वैसे कुशीनगर ध्यान रखना, वर्तमान समय में यही नाम है। और मृत्यु की बात करें तो 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा यानी इन्होंने पढ़ना, जैसे कहते हैं ना आजकल हमारे जैसे बच्चों को भेजते हैं तो LKG UKG, LKG से पहले भी एक नर्सरी होती है, फिर उसके बाद LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहाँ से? JK यानी जम्मू कश्मीर में हुई। और BSc इन्होंने कहाँ से की? लाहौर से की, यानी कि पाकिस्तान से की। BSc करने के बाद में फिर ये हिंदी विषय में कविताएँ लिखना प्रारंभ करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अगे को जेल भी जाना पड़ा। क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि जब आपको पता है 1911 ईस्वी में जन्म होता है, हमारा देश स्वतंत्र होता है 1947 में, तो सीधी सी बात है कलम से इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अगे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की, यानी हम लोग कह सकते हैं ये कैसे हैं? यायावरी प्रवृत्ति के इंसान हैं। यायावरी क्या कहलाता है कि एक जगह टिककर नहीं रहना, जगह जगह की यात्रा करते रहना। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी, यानी बहुत सारी नौकरियां की भी है और उनको साथ में छोड़ दी भी है क्रांतिकारी आंदोलन के कारण। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अगे का व्यापक प्रभाव पड़ा, यानी कि आज़ादी के बाद हिंदी कविता पर अगे का व्यापक विस्तृत रूप से उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इनका जो जीवन था, जहाँ जहाँ इन्होंने यात्राएं की, तो वहाँ का जो घटनाएं देखते, वहाँ के बारे में जब वो सुनते, तो उनका जहाँ जहाँ इनको लगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तो यह सब उन्होंने अपनी कविता में उभारा है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अब देखो, प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो काव्य रचना की बात करते हैं हम लोग। पहले भगनदूत है, चिंता है, अरि ओ करुणा प्रभा में, बहुत अच्छी रचना है। इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार, बहुत अच्छी रचना, ये दोनों पढ़ना कभी समय मिले तो। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। देखो, यहाँ तक रचनाओं से मैं यदि बात करूँ, आज तक कोई क्वेश्चन से पूछा नहीं गया है। बाई चांस कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अब की बार आपका खंड कै होगा, उसमें MCQ होंगे तुम्हारे 40 नंबरों के। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गलती से यदि पूछ भी लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। कहानी संग्रह की बात करें, विपथगा है, शरणार्थी है, जयदोल है। ध्यान रखना, विपथगा, शरणार्थी, जयदोल।
त्रिशंकु आत्मनेपद इनका निबंध है। और यात्रा वृत्तांत की बात करें तो अरे यायावर रहेगा याद होते हैं तो याद कर लेना वरना छोड़ देना, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान। इन्होंने तार सप्तकों की क्या की है स्थापना। एक सप्तक में 7 कवि होते थे, ठीक है। तो इन 4 सप्तकों की, यानी कि एक तो तार सप्तक, और तार सप्तक में यदि प्रथम जोड़ो तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा द्वितीय तार सप्तक, फिर तृतीय तार सप्तक, फिर आता है हमारा चतुर्थ तार सप्तक। ये 1943 की बात है, ये 1951 की बात है, ये लगभग 1959 की बात है, और ये 70 के आसपास की बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये याद नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना कितने तार सप्तकों की स्थापना की। इन्होंने 4 तार सप्तकों को संपादित करवाया है। हिंदी साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अज्ञे को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से पुरस्कृत किया गया है, और 1987 में इनका क्या हो जाता है, देहावसान हो जाता है। बौद्धिकता की छाप अज्ञे की संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल व्यक्तित्व की पहचान की समस्या भी है, यानी उनके लेखन मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या, यानी कि व्यक्ति विशेष के बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा है। किसी व्यक्ति के, यानी कोई पात्र होता है तो व्यक्ति विशेष के बारे में उन्होंने बहुत ही कम लिखा है, ये उनकी बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। इन्होंने जहाँ तक लिखा है, जहाँ भी ये घूमने गए वहाँ का वातावरण देखा, वहाँ जैसे हम लोग कहें तो हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया गया था तो 6 और 9 तारीख को अगस्त को, लगभग 6 और 9 अगस्त को, तो वहाँ से उन्होंने एक दीवार पर, एक दीवार थी यानी पत्थर था उस पर, तो पत्थर पे एक इंसान जैसे चिपक जाता है ना और आग लग जाती है, तो उसकी एक तस्वीर को देख करके इनके अंदर से एक भर्तृष्णा कहते हैं ना, एक झकझोर देता है वह तस्वीर उसे। तो उसी से उन्होंने यह मैं क्यों लिखता हूँ एक निबंध लिखा है। और कवि ने कहा है कि कवि कोई भी इंसान होता है वो कब लिखता है, जब उसके अंदर से भाव निकलते हैं। ऐसा नहीं होता कोई व्यक्ति पैसों के लिए लिखता है। बहुत सारे हैं ऐसे कवि जो पैसों के लिए लिखा, अपनी भौतिक भोग विलास को पूरा करने के लिए, या अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए, या अपने परिवार को सुखी से पालने के लिए बहुत सारे कवियों ने लिखा। लेकिन इन्होंने बताया है कोई भी इंसान है, कोई भी कवि या लेखक है, वह तब लिखता है जब उनके अंदर के भाव उन्हें झकझोर देते हैं कि ये लिखो और लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इन्होंने यही यहाँ कहा है। अब देखो पाठ का सारांश है। पाठ का सारांश का मतलब क्या है कि जो पाठ इन्होंने लिखा है, जो निबंध है इन्होंने लिखा है जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, उसको हम सार के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि यह निबंध किसके ऊपर लिखा गया और क्यों लिखा गया है। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लिए उसके लेखन के प्रयोजन यानी कि कारण क्या हैं। आगे का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा है, यानी कि एक बहस छिड़ी थी कि कोई भी इंसान है कि लिखता क्यों है, कोई भी कवि या लेखक है लिखता क्यों है, किसके लिए लिखता है। तो मैंने अभी बताया ना, कुछ कवि लेखक पैसों के लिए, अपनी भौतिक भोग विलास की इच्छाओं को, पूरी लालसाओं को पूरा करने के लिए, कुछ अपने परिवार को शांति से सुखी से जीने के लिए, कुछ पैसों के लिए, और कुछ अंदर की भावनाओं को स्पष्ट कराने के लिए, कुछ इस प्रकार से कि मेरे देश में यह समस्या है, लोगों को या सरकार को इससे अवगत होना चाहिए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन लेखक ने यानी अर्थात सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे ने यहाँ एक ही कारण बताया कि अंदर की व्यवस्था है वह लेखक को या कवि को, इंसान को लिखने के लिए प्रेरित करता है, तब वह लिखता है। अज्ञे ने अपने इस छोटे से निबंध में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था, ध्यान रखना इसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, भीतरी व्यवस्था उसे लेखन के लिए मजबूर करती है, लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, कि जब अंदर से भाव जागृत हो रहे हैं और उसका दिल झकझोर दिया जाता है कि वह यानी कि टूट चुका होता है, वो सोचता है कि मैं इसे लिखूं, कि मैं इसे लिख करके लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ। यानी कि जो मजबूरी है उसकी अंदर की भीतरी व्यवस्था है, वह उसको लिखने के लिए उसे आकर्षित करती है कि लिखो इस चीज़ को, जिससे कि वह कहते हैं ना कि कोई इंसान कोई दुख है और वह किसी को बताने से वह दुख हल्का हो जाता है। कोई बात है जब तक वो मतलब क्या होता है, दिमाग सर दर्द रहता है, दिमाग ख़राब रहता है, और वह किसी बात को शेयर कर देता है किसी से अपनी बात को, तो उसका दिमाग हल्का हो जाता है। वो सोचता है हाँ यार अब थोड़ा मैं चैन के सांस ले रहा हूँ तुम्हें बताने से।
तो इसी प्रकार कवि भी कहा है कि अंदर की भीतरी व्यवस्था है वह कवि को या लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करती है, और जब उससे वह लिख देता है तो वह उससे मुक्त भी हो जाता है, स्वतंत्र भी हो जाता है। इसलिए कवि या लेखक लिखते रहते हैं। आगे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तब भी रचना पैदा होती है। कवि कहता है क्या? प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि जब किसी चीज़ को हम देखते हैं और हमें अनुभव हो जाता है और वह अनुभव अनुभूति का रूप धारण कर लेता है। किसका? अनुभूति का। तब वह क्या कर देता है? एक रचना पैदा हो जाती है, एक काव्य संग्रह पैदा हो जाती है, एक कहानी निबंध यानी कि पैदा हो जाती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। यानी कि कवि ने कहा है कि अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, लेकिन यह भी कहा है प्रत्येक अनुभव से अनुभूति नहीं बनती है। ध्यान भी ये भी रखना है, यानी अनुभव से अनुभूति, लेकिन प्रत्येक अनुभव से अनुभूति नहीं बनती जिससे रचना पैदा हो या उत्पन्न हो। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है, ध्यान रखना, अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। यानी ध्यान रखना किसी भी इंसान का जो भाव है वह संसार के भावों से जुड़ा होता है, उनकी संवेदनाओं से। यानी कहते हैं ना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को समझ लेता है और उनकी समस्याओं को निराकरण करने के लिए तत्पर रहता है, तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित हो जाती है, तभी वह लिख पाता है। आगे ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की। यानी मैंने बताया ना, हिरोशिमा नागासाकी 2 शहरों पर जब बम गिराया गया था, जापान के 2 शहर थे, अमेरिका द्वारा बम गिराया गया 6 और 9 अगस्त को। ध्यान रखना, डेट तो सही है, महीना थोड़ा ध्यान रख लेना, कंफर्म नहीं है, तो यहाँ भी आपको कंफर्म याद नहीं करना है कि कब कब गिराया गया। कोई जीके की बात नहीं है, बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे ध्यान आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इससे वो उनका जो मैंने कहा ना, एक दीवार थी, दीवार पे एक आदमी चिपका हुए की तस्वीर देख लेता है वो, यानी कि आदमी था, आदमी डर के मारे दीवार चिपक जाता है, वहीं उसको आग लग जाती है, वहीं वो मृत्यु हो जाती है उसकी। उस तस्वीर ने इन्हें झकझोर दिया था, इसीलिए उन्होंने एक कविता उत्पन्न होगी हिरोशिमा के नाम से। अब देखिए इस निबंध में कुछ शब्दार्थ आए हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आभ्यंतर क्या होता है? भीतर का या अंदरूनी। उन्मेष होता है प्रकाश या उद्दीप्त, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। निमित्त होता है कारण, और रुद्ध होता है बंद हो गई या फंस गई या रुका हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं रुद्ध, यानी रुका हुआ भी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है? देखो, एक तो हमें ध्यान में रखना है 1911 ईस्वी में इनका जन्म होता है देवरिया जिला कुशीनगर में, और 1987 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये जम्मू कश्मीर से करते हैं। कहाँ से करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर से। और लाहौर से इन्होंने क्या किया? BSc किया है। क्या किया है? BSc किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस देख लीजिए, 1911 में जन्म, 1987 में मृत्यु, प्रारंभिक शिक्षा जम्मू एंड कश्मीर में, और लाहौर से इन्होंने क्या किया है? BSc किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करें तो कवि ने यहाँ जो निबंध लिखा है, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो निबंध संग्रहित है, तो उसने लिखा है कि जब अनुभव अनुभूति का धारण कर लेता है तो कवि लिखने के लिए विवश हो जाता है, लेकिन प्रत्येक अनुभव अनुभूति धारण नहीं करता है। कवि ने कहा है कि जब किसी भी लेखक को या कवि को जब भीतरी व्यवस्था लिखने के लिए प्रेरित करता है तब वह लिखता है, और तभी वह उससे स्वतंत्र यानी मुक्त हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, कोई भी इंसान, कहा गया था, हिंदी साहित्य में एक आंदोलन भी चला था कि कोई भी इंसान लिखता क्यों है, उसके क्या कारण है, किसके लिए लिखता है। तो यह कवि ने कहा है कि भीतरी व्यवस्था से मुक्त पाने के लिए कोई भी लेखक या कवि लिखता रहता है। लिखता कैसे है? जब अनुभव अनुभूति का रूप धारण कर लेता है। उन्होंने साथ में यही भी कहा है, जब जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जो प्रत्यक्ष देखा हुआ होता है, अब वह देख लेता है तो वह धीरे धीरे अनुभूति का रूप धारण कर लेता है, और उससे मुक्ति पाने के लिए कवि लिखता रहता है। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और तो कि पैसों के लिए, भौतिक विलास को दूर करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, परिवार को सुखी रखने के लिए, ये सब कारण हो सकते हैं। आजीविका का कारण जिसे हम कहते हैं।
अब प्यारे बच्चों ये कोड है, ये कोड यूज कहाँ करना है, Y323। ये आप लोगों को जैसे ही आप लोग बात करें निश्चय बैच में, तो निश्चय बैच जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे तो कोड यूज करना है Y323, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 100% नंबर दिलाने की कोशिश हम लोग आपको करेंगे, कोशिश नहीं आएंगे भी। यदि आप लोगों को अंग्रेजी सीखना है, पावरफुल अंग्रेजी बोलना कैसे सीखते हैं कैसे नहीं है, तो भी आप लोग Y323 कोड यूज करें और हमारे पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं और अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करने के लिए कहते हैं हम लोग, क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हो कि सर आपने जो यूट्यूब पर सेशन पढ़ाया उसकी PDF चाहिए, सर आपने जितने PYQ क्वेश्चंस कराए हैं वो चाहिए हमें, सर हमें आपके द्वारा बनाए गए सैम्पल पेपर चाहिए हमें, तो वह सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम मिलते हैं अड्डा 24/7 ऐप पर। तो प्यारे बच्चों डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें अभी। अब आपको सेशन जो मैंने पढ़ाया समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ गया तो लाइक वगैरह आप लोग देख लेना, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताना मुझे कि कैसा लगी आपको आज की क्लास। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।